अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बच्चों कंसेक्यूटिव रिएक्शंस जो था उसका डेरिवेशन देखा ना। और जैसा मैंने तुम्हें बोला कि फॉर्मूलेज जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो बी मैक्स के हों, चाहे टी मैक्स के हों, या चाहे बीटी का हो, है ना। सीटी का हार्डली पूछा गया, लेकिन बीटी तक क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर भी सीटी का भी हमने एक शॉर्ट फॉर्म में तुमको लिखवा दिया था, तो उसको ध्यान में रखना। तो कॉम्प्लिकेशंस जो फर्स्ट ऑर्डर में हुआ है वो है कॉम्प्लिकेटेड जो बनाया फर्स्ट ऑर्डर में। एक तो पैरेलल का लेके बना, तुमने देखा। थोड़ा सा एक ब्रीफ उसको आज इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या हमने सीखा था। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि जब पैरेलल रिएक्शन चल रही होती है तो जो नेट रेट कांस्टेंट होता है उसको मैं समेशन करके लिख सकता हूँ। और उसके टर्म में फिर हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी के रेस्पेक्ट में भी बातें देखी कि ईए को भी हमने रिलेट किया था, है ना, कि EA1 K1 प्लस EA2 K2 बाय K1 प्लस K2, इस तरह से नेट ये आ रहा था। फिर पैरेलल रिएक्शंस के बाद जो है कुछ क्वेश्चंस हमने उसके कराए। उसके बाद फिर रिवर्सिबल पे गए। रिवर्सिबल में इक्वेशन देखो, मेन टास्क क्या है, तुम लोग का मेन टास्क होना चाहिए कि इक्वेशन किस तरह से बनाई जाए। और अगर तुम इक्वेशन को तोड़ के फर्स्ट सेकंड करके नहीं लिखोगे तो कहीं ना कहीं तुमको जो है कंफ्यूजन आ सकती है। इसलिए मैंने हमेशा तुम्हें देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, है ना। हम तो इतने टाइम से करीब पढ़ा रहे होंगे, करीब 7-8 साल, तो सब कुछ देखते देखते, पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते जो है वो रटा जाता है, तो हम वो कर सकते हैं। लेकिन तुम लोग के लिए वो फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं इस तरह से एकदम स्टेप वाइज तुम लोग के लिए कर रहा हूँ। और क्योंकि बोर्ड पे इस तरह से है कि थोड़ा इधर उधर दिखाने देखने में थोड़ा अजीब हो जाता है, इस वजह से बेटर है कि उसको एकदम स्टेप वाइज जो है वो करा जाए, ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक जो है वो नहीं हो, इवन हमसे भी ना हो, है ना। तो तुम लोग एग्जाम में जो है या जहाँ भी क्वेश्चन तुम्हें अगर मिले तो बेटर यही रहेगा कि अगर मान लिया कॉम्प्लिकेटेड वाला सिचुएशन क्वेश्चन ने पूछ लिया, जैसे कि पैरेलल रिएक्शन, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, और वहाँ पे जो मैंने तुमको जनरल फॉर्म्स बताए उससे डिफरेंट करके कुछ उसने इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसके बेसिस पे आप ऐसा बोल सकते हैं कि इक्वेशन को तोड़ो, और तोड़ने के बाद जो है इक्वेशन को फर्दर और आगे फर्स्ट सेकंड करके सॉर्ट आउट करो, और जो चाहिए DA/dt, DB/dt, DC/dt, उसके हिसाब से आप उसको इंटीग्रेट करो। इस तरह से जो क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन की जो नीड होगी वो तो तुमको करना ही पड़ेगा। अच्छा, लास्ट क्लास में कंसेक्यूटिव रिएक्शन जो कराया उसमें मैंने तुमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कराया, जिसको सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन PDX। तो वो चीज़ को ध्यान में रखना कि उसका डेरिवेशन में लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म आता है। जो बच्चे लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ लिए हैं तो वेल एंड गुड, जो नहीं पढ़े हैं मतलब कि आगे पढ़ोगे या तो भी सिलेबस में आया है कि नहीं आया है हमें नहीं आइडिया है, तो मैथ्स में आएगा। मैथ्स में तो आएगा ही, फिजिक्स में एक आध आ सकता है कहीं पे, नहीं तो फिजिक्स में जनरल नहीं आएगा, मैथ्स ही में मिलेगा। और मैं पहले ही बता चुका कि वो डेरिवेशन है दैट इज़ नॉट फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स। मेडिकल स्टूडेंट्स के पास प्रेशर किस चीज़ का होता है कि क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और जल्दी जल्दी बनाना होता है, तो उस चीज़ का प्रेशर जो है मेडिकल स्टूडेंट फेस करते हैं। और इंजीनियरिंग में ये है कि क्वेश्चन कम होते हैं लेकिन दिमाग ज़्यादा चलाना होता है, तो दोनों चीज़ें वहाँ पे मैटर कर जाती हैं। तो जो जो सिलेबस जिस फील्ड के लिए है वो इतना ही पढ़े, है ना। ऐसा ना हो कि तुम मेडिकल स्टूडेंट हो लेकिन तुम सोचो नहीं मैं जेई का भी पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, तो वो फालतू चीज़ है। उसमें जो तुझको आता होगा वो भी तू चला जाएगा हाथ से। इसलिए बेटर है जो जिस स्ट्रीम के हो उतने तक ही रखो। अभी तो रिकॉर्डिंग क्लासेस हो रही हैं, तो इसमें ऐसा हो रहा है कि एक ही बैच में सब कुछ जा रहा है ना। बट ऑफलाइन क्लासेस में अलग अलग जैसे बैचेस होते हैं, तो उसमें ज़्यादा डिस्टिंक्शन आ जाता है, पता चल जाता है कि मतलब क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। लेकिन क्योंकि
अभी तो भाई ऐसा ही होगा कि अभी एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म पे सबको जा रहे हैं लेक्चर्स, तो मैं सारा ही पढ़ा दूंगा ना। तो मैं तो मतलब जेई लेवल तक का पढ़ा दूंगा। बाकी जो जो तुम्हारा सिलेबस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए तो जो पढ़ा रहा हूँ वो सब आ ही गया है ना। मैं एकदम टू द पॉइंट ही रखता हूँ चीज़ों को, बहुत आलतू फालतू चीज़ डिस्कस नहीं करता हूँ ना पढ़ाता हूँ। जो चीज़ है एग्जाम की रिक्वायरमेंट जिससे रैंक आता है वही चाहिए अपन को, बाकी कुछ आलतू फालतू चीज़ नहीं चाहिए। तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बता रहा हूँ कि बाकी सब्जेक्ट में फिजिक्स में पता नहीं आप कैसे डील कर रहे हो, लेकिन जैसा करना चाहिए मैं वो टेक्निक तुम्हें बता रहा हूँ फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। कि यहाँ पे तो जो लेक्चर चल रहा है वो तो चल रहा है, तुम लोग क्या करो अपना जो भी तुम्हारा नीट का जो ब्रोशर होता है उस ब्रोशर में से टॉपिक्स को चूज कर लो, टॉपिक्स देख लो कि कौन कौन सा टॉपिक जो है वो तुम्हारे सिलेबस में है और क्या यहाँ पे सब कुछ डिस्कस चल रहा है, और उसके हिसाब से तुम उसको चेकआउट कर सकते हो, तो उसमें टिक मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये इतना मतलब काम मेडिकल स्टूडेंट्स को करना है। इंजीनियरिंग को तो चिंता नहीं है, जो चल रहा होगा फिजिक्स में भी या केमिस्ट्री में जो चल रहा है वो सब पूरे सिलेबस को लेके चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेडिकल वाले बच्चे थोड़ा घबराएं नहीं कि यहाँ पे सर ये क्या चल गया, मतलब इतना केमिकल काइनेटिक्स में इतना ढेर सारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जिससे हम भागते हैं, है ना। कुछ बच्चे तो बायो इसलिए लिए हैं कि मतलब मैथ्स नहीं चाहिए उनको लाइफ में, है ना, मैथ्स मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम लोग बायो लिए हो ना, तुम लोग जब जाओगे भी कॉलेज में ना तो देखना कि तुमको कहीं ना कहीं चाहे वो इंस्ट्रूमेंटेशन हो या कहीं ना कहीं किसी किसी चीज़ में मैथ्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे मैथ्स तो भाई बेसिक चीज़ है, मतलब बिना मैथ्स के कुछ है नहीं उपाय, तो इसीलिए उसको इतना भागो नहीं। और यहाँ पे जो भी चीज़ कराई गई वो तो सभी बच्चे वो कर रहे हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो चीज़ बच्चे पढ़ते हैं, चाहे इंजीनियरिंग में हो मेडिकल में हो, जो चीज़ें सिलेबस में है वो तो पढ़ते ही हैं। तो मैथ से घबराना नहीं, ये है सिलेबस में सब कुछ। कुछ कुछ जो मैंने लेक्चर्स के बीच में ही पॉइंट आउट कर दिया है, बस वो चीज़ थोड़ा है कि अदर देन जो तुम लोग का सिलेबस, लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो एकदम काम की हैं। तो उसको जितनी बार देखोगे लेक्चर्स को, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना तुम्हारा फायदा ही है। आज कंसेक्यूटिव रिएक्शंस का कुछ पोर्शन बच गया था और बाकी कोलिजन थ्योरी को लेके हमें थोड़ा डिस्कस करना है। बोल्ट्जमैन कर्व जो है उसको लेके बताना है। हालांकि हम वो चीज़ कोलिजन जब ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ा रहे थे तब भी थोड़ा डिस्कस किए थे, बट उसको एक बार थोड़ा और डिटेल में हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखो जो पार्ट बच गया कंसेक्यूटिव रिएक्शंस को लेके उसको समझो। तो उसमें केसेस हैं, जिससे मान लो कि अगर मैं बोलता हूँ कि A gives B gives C, है ना। तो ये मान लो K1 है, ये K2 है, इसी तरह से अपन ने सॉल्व किया है कंसेक्यूटिव रिएक्शंस। अगर मान लिया कभी ऐसा बोल दे कि केस 1 करके मान लो कि मैं लिख देता हूँ, K1 is very 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 greater than K2, K1 is very 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 greater than K2, अगर ऐसा कभी बोल दे तो इस केसेस में क्या क्या चीजें हैं जो चेंज हो जाती हैं, या ए और बी को आप कैसे कंपेयर करोगे कि भाई ए और बी के कंसंट्रेशन में से किसी भी टाइम पे अगर मैं चेकआउट करूं तो कौन सा कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, कौन सा कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, उसको लेके जो है कुछ कुछ बातें करी गई हैं। तो अगेन ये कैसे कंपेयर कर सकते हो, तुम्हारे पास देखो इक्वेशन भी है और फिर अपन इसको ग्राफिकली भी जो है थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि इक्वेशन, तो तुम्हें पता है कि मेरे पास बीटी का एक्सप्रेशन में डिराइव किया था। बीटी कितना निकल के आया था, ए नॉट K1 अपॉन K2 माइनस K1 इंटू ई की पावर माइनस K1t माइनस ई की पावर माइनस K2t, इतना निकल के आया था बीटी। और अगर इतना निकल के आया था तो हम यहाँ से कंपेयर करके जो है थोड़ा सा एटी और बीटी को जज कर सकते हैं। अच्छा, एटी कितना निकल के आया था उसको भी लिख लेते हैं। तो हमारे पास एटी भी था, है ना। एटी कितना था, एटी तो आई थिंक आराम से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से ही
डिराइव करा दिए थे, तो ईटी में चिंता नहीं होगी तुम्हें। ईटी की वैल्यू जो है वो थी A0 इंटू ई की पावर माइनस K1T था, है ना, याद है? क्योंकि K1 से वो वेरी कर रहा है, तो भाई वहीं से डिराइव करोगे। AT इज इक्वल टू A0 इंटू ई की पावर माइनस K1 इंटू टी। अब देखो K1 जो है K2 से बड़ा है, तो जहाँ जहाँ पे K1 K2 का कंपैरिजन है वहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहो, या ई की पावर K1 K2 का कंपैरिजन है वहाँ पे सतर्क रहो। तो अगर K1 K2 से बड़ा है ना, तो K2 माइनस K1 विल बी नियरली इक्वल टू व्हाट? K1 जो है K2 से बहुत बड़ा है, K1 K2 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब K2 छोटा है, K2 इज नेग्लिजिबल, K1 K2 से बहुत बड़ा है, तो K2 इज नेग्लिजिबल। जब भी देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तब ये हम लोग नेग्लिजिबल वाली कंडीशन लगाते हैं कि ये बड़ा है छोटा तो उसको हटा दो। मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं लगाते हैं, जब ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तब वो लगाते हो। आयनिक में भी पढ़ाया था तुम लोगों को, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो K1 बड़ा है, K2 बहुत छोटा है, तो K2 नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो दिस ऑपरेशन विल बी नियरली सेम एज माइनस K1, माइनस K1 के बराबर होगा। इसको नेग्लेक्ट कर दो। नेग्लेक्ट करने का मतलब है कि उसको जीरो अज्यूम मान लो एज कम्पेयर टू ये, तो ये माइनस K1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस K1 आ जाएगा बीटी के एक्सप्रेशन में। ठीक है, अच्छा और क्या क्या आएगा भाई, और क्या क्या आएगा? तो और जो है देखो, अगर K1 बहुत ज़्यादा बड़ा है K2 से, तो इसका मतलब कि K1 इंटू टी भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा K2 इंटू टी से, और इसका मतलब कि ई की पावर K1T भी बहुत ज़्यादा होगा ई की पावर K2T से। बोलो, ई की पावर K1T भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा ई की पावर K2T से। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें पता है जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अरे जैसे 5 बड़ा है 2 से, लेकिन 1/5 जो है वो 1/2 से क्या है, छोटा है कि नहीं है? रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा कि रेसिप्रोकल अगर मैं इसका कर रहा हूँ, मतलब 1/, कर रहा हूँ, तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये 1/, करूंगा तो ये इसको मैं बोल सकता हूँ कि ई की पावर माइनस K1T बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? बोलो, 1/, कर दिया, मतलब ई की पावर माइनस में पहुंच गया वो। या यहीं पे तो माइनस ले लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस लेते हैं तब भी तो साइन चेंज होता है। ठीक है, कहीं से भी निकाल लो सेम ही चीज निकल के आएगी। इट विल बी लेसर देन ई की पावर माइनस K2T। क्लियर? ई की पावर माइनस K1T इज लेसर देन ई की पावर माइनस K2T। तो देखो तो ई की पावर मुझे यहाँ पे ये चीज को देखना है ना, ई की पावर माइनस K1T माइनस ई की पावर माइनस K2T, इसको देखना है। अब ये अभी तक डिराइव करके आया कि ये वाली जो वैल्यू है वो छोटी है एज कम्पेयर टू ये वाली वैल्यू, है कि नहीं? तो अगर ऐसा अगर हो गया तो ये जो डिफरेंस है, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस K2T। बोलो, कोई दिक्कत? क्लियर? अब हम ये जो अप्रोक्सीमेशन ली है उसको वहां पे हम लोग यूज करते हैं। तो दिस इंप्लाइज बीटी, बीटी को देखो, बीटी विल बी इक्वल टू क्या? ये तो माइनस K1 के बराबर हो गया, ऊपर K1 है, तो A0 K1 अपॉन ये माइनस K1 हो गया, और ये वाला फैक्टर अंदर कितना हो गया? माइनस ई की पावर माइनस K2 इंटू टी हो गया। बोलो, K1 से K1 को काट दो,
माइनस से माइनस कट जाएगा, मतलब ये आंसर कितना आ रहा है, ये आ रहा है ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टू टी, ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टू टी। तो ये बी टी का आंसर आया, बी टी इज कमिंग, बी टी इज कमिंग ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टू इंटू टी। अब बी टी और ए टी को कंपेयर करो, ये बड़ा कि ये बड़ा, ए नॉट तो सेम ही है दोनों में बेटा, और ए नॉट अगर सेम है तो यहां तुमने देखा कि ई की पावर माइनस के टू टी बड़ा है एज कंपेयर टू ई की पावर माइनस के वन टी, दिख रहा है साफ साफ, ई की पावर माइनस के टू टी इज मोर एज कंपेयर टू ई की पावर माइनस के वन टी। तो यहां से क्या हो गया कि तुम ऐसा बोल सकते हो कि दिस इंप्लाइज ए नॉट तो सेम ही है ना वैल्यू, और ई की पावर के टू टी जो है ये बड़ा है एज कम्पेयर टू ई की पावर के वन टी, तो मतलब कि बी टी की जो वैल्यू है वो नेट बड़ी हो जाएगी एज कम्पेयर टू ए टी। दिस इंप्लाइज बी टी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए टी। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो भैया इसको डिवाइड कर लो, बी टी बटा ए टी निकाल लो, ए नॉट कट जाएगा और वो रेशियो बच जाएगा ई की पावर माइनस के टू टी अपॉन ई की पावर माइनस के वन टी। और क्योंकि ये बड़ा है तो दिस रेशियो विल बी लेस देन वन, दिस रेशियो विल बी ग्रेटर देन वन, और वन से बड़ा होगा तो बी टी जो है वो ए टी से बड़ा हो जाएगा। ऐसे सिंपली सोचो यार, इधर ए नॉट है उधर भी ए नॉट है, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ई की पावर माइनस के टू टी, तो ये पूरा फैक्टर ज़्यादा होगा उससे कि नहीं होगा? इतना क्या मतलब टेंशन ले रहे हो? तो बी टी इज ग्रेटर देन ए टी, ये निकल के आ गया। मतलब एट एनी टाइम अगर मैं टी की बात करता हूँ, किसी भी टाइम टी की बात करता हूँ, तो अगर ये कंडीशन हो कि K1 बहुत ज़्यादा है और K2 बहुत छोटा है, तो B और A को अगर आप कंपेयर करना चाहो तो B हमेशा मतलब मैक्सिमम टाइम में, जितना भी टाइम तुम देखोगे ऑब्जर्व करोगे, तो B का जो कंसंट्रेशन होता है वो हमेशा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू A का कंसंट्रेशन। आई होप दिस इज एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है? ये हुआ मैथमेटिकली, ठीक है? अब लॉजिकली भी सोचो कि लॉजिकली किस तरह से और ग्राफिकली किस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो लॉजिकली दिखाते हैं तुमको। तो निकल के आ गया कि बी टी इज ग्रेटर देन ए टी, ऐसे निकल के आ गया। अब लॉजिकली सोचो, देखो ये जो है बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ये, और अगर ये बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू ये, मतलब ये बहुत रेट कांस्टेंट ज़्यादा है, मतलब रेट भी ज़्यादा होगा, तो ये बहुत ज़्यादा फॉर्म हो रहा होगा और ये बहुत कम फॉर्म हो रहा होगा, ऐसे ही हो रहा होगा। उतने ही टाइम में, जितने टाइम में ये रिएक्शन होती है और इतने टाइम में ये रिएक्शन, मतलब 10-10 सेकंड का तुम अगर लेवल चेक करोगे तो तुम पाओगे कि उतने ही टाइम में, सेम टाइम में, जितना ये रिएक्शन हो जाएगी उतना ये रिएक्शन नहीं होगी। यही इसका मीनिंग है ना। इसका मीनिंग यही है कि ए टू बी वाली जो रिएक्शन है ये फास्ट ए टू बी वाली जो रिएक्शन है वो फास्ट है और बी टू सी वाली जो रिएक्शन है वो स्लो है। बी टू सी वाली रिएक्शन जो है वो क्या है वो स्लो रिएक्शन है। यही मीनिंग हुआ इसका। तो अगर ऐसा है कि ये लॉजिकली देखो, इसलिए मतलब कि ये रिएक्शन स्लो है, मतलब ये जो डिग्रेड हो रहा है वो धीरे धीरे होगा, और ये जो फॉर्म हो रहा है वो ज़्यादा फॉर्म होगा, जल्दी फॉर्म होगा, ज़्यादा फॉर्म होगा। दैट इज वाई योर बी टी इज कमिंग ग्रेटर देन ए टी। इसका ये मीनिंग हुआ, ये वो लॉजिकली है ना, ये हुआ मैथमेटिकली। ग्राफिकली भी देखो कि ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आए हुए हैं। इवन तुम लोग जो बुक्स वगैरह लगाते हो अदर देन कोचिंग मटेरियल, तो तुम वहाँ भी
पाओगे कि तुमको ग्राफ रिलेटेड एक आध क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। एन अवस्थी में तो खैर है ना, जब तुम शायद एक्सरसाइज 3 वगैरह या कुछ ऐसा सॉल्व करोगे तो वहाँ तुम देखोगे कि एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है और ग्राफ के फॉर्मेट में, तो इसीलिए ग्राफ कैसा होता है उसको भी थोड़ा सा जानना ज़रूरी है अपन के लिए। अब क्योंकि बी टी इज़ कमिंग ग्रेटर देन 80 ऐसा मुझे दिखाना है ना, तो ग्राफ देखो। तो सबसे पहले तो ग्राफिकली अगर मैं बात करूं, ये वो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व वाले मेरे को ड्रॉ करना है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो ए जो है मेरा है ना 80, वो तो पहले कुछ होगा और फिर क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा होगा बेटा। इस तरह से मुझे हमेशा उसको दिखाना है, पहले कुछ होगा फिर वो डिक्रीज कर रहा होगा। बी की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो बी पहले 0 होगा, लेकिन क्या होगा, बी कुछ बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते फिर क्योंकि उसको सी भी आगे बनाना है तो पहले कुछ बढ़ेगा और उसके बाद फिर वो घटना स्टार्ट करेगा, ऐसा भी होगा। तो एकदम पहले के टाइम में देखोगे तो इनिशियल टाइम में तो तुमको ऐसा पाओगे कि जो है बी का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कम है, क्योंकि वो स्टार्टिंग उससे होगा, लेकिन बहुत जल्दी वो फॉर्म हो जाएगा, है ना। या इस ग्राफ को थोड़ा सा और ऐसे ही करके बना लोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमने केस ले लिया है कि K1 बहुत ज़्यादा है K2 से, तो फिर वो बहुत जल्दी मतलब चेंज आएगा। इस तरह से आगे बढ़ेगा। ये जो लाइन है ये मेरी 80 की लाइन है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये 80 की लाइन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 80। बी जो है वो इस तरह से होगा कि पहले एकदम 0 है लेकिन एकदम खटाक से इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करने के बाद एक हाई बनाएगा और हाई बनाने के बाद फिर जब उस सी में कन्वर्ट हो रहा होगा तब वो लो बनाएगा, इस तरह से चलता जाएगा। दिस इज बी टी। अच्छा, सी के बारे में क्या बात करोगे भाई? सी का कंसंट्रेशन कैसे? सी फॉर्म होगा लेकिन घटेगा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ फॉर्म हो रहा है, तो हमेशा वो इंक्रीज करता जाएगा और इंक्रीज करता जाएगा, लेकिन क्योंकि K2 इज लेस देन K1 ऐसा मैं बोल रहा हूँ, तो बीटी के स्टार्टिंग में बहुत कम ही रहेगा, फिर जैसे जैसे बीटी जब खत्म होने पे लगेगा तब वो इंक्रीज करेगा, है ना। तो पहले उसको बीटी के नीचे दिखाओगे और फिर जब बीटी खत्म होने लगेगा तब वो इंक्रीज करता हुआ तुमको दिखाई देगा। इस तरह से तुमको सीटी के बारे में बताना है। सीटी so this is how graphically we can represent the concentrations AT, BT and CT। AT डिक्रीज करेगा और क्योंकि मैंने यहाँ पे केस ले लिया है कि K1 इज वेरी वेरी ग्रेटर, तो बहुत जल्दी मतलब वो घटेगा और बहुत जल्दी B बढ़ेगा। लेकिन जैसा मैंने बोला कंसेक्यूटिव रिएक्शंस में क्या है कि एक मैक्सिमम पॉइंट जो है वो तो B का आएगा ही, B मैक्स। दिस इज योर B मैक्स। ये कौन सा पॉइंट है? ये B मैक्स है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में जो टाइम है उसको क्या बोला जाएगा? उसको T मैक्स बोलोगे। दिस इज B मैक्स। घट गया तो उसके बाद C जो है वो हमेशा ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये हुआ केस फर्स्ट, है ना। इसी तरह से अब मैं केस सेकंड पे भी करने जा रहा हूँ, उसके भी ग्राफ, लॉजिक और मैथमेटिकल किस तरह से उसको बोलेंगे उसको थोड़ा समझेंगे हम लोग।
केस 2 पे चल रहे हैं इसमें देखो, अभी हमने बोला था K1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K2, अब हम बोल रहे हैं कि K1 इज वेरी वेरी लेस देन K1 is very very less than K2, है ना, ये वाला केस लेके चलते हैं। तो मैथमेटिकली पहले देखते हैं। मैथमेटिकली देखोगे तो K1 अगर वेरी वेरी लेस देन K2 है ना, तो क्या क्या आप सोच सकते हो। e की पावर K1t will be very 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 less than e की पावर K2t, मतलब e की पावर माइनस K1t is very very greater than e की पावर माइनस K2t. Similarly, K2 minus K1 will be approximately equal to, K2 बहुत ज़्यादा है, K1 बहुत कम है, तो K2 माइनस K1 मतलब इस पर K1 जो है वो नेगलेक्ट हो जाएगा, और K1 नेगलेक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, K2 बचेगा, K2 के बराबर होगा। ठीक है, अब BT का एक्सप्रेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको ग्राफिकली और लॉजिकली भी देखेंगे, चेकआउट करेंगे। तो BT मेरे पास है, BT इट इज इक्वल टू क्या था A0 K1 अपॉन K2 माइनस K1 e की पावर माइनस K1t माइनस e की पावर माइनस K2t, ना, इसको कंपेयर करते हैं अब। और AT वही फिर से, AT वाज A0 e की पावर माइनस K1t, तो इस बार क्या बड़ा है भाई, इस बार ये वाला चीज बड़ा है, e की पावर माइनस K1t इज ग्रेटर देन e की पावर माइनस K2t, है, बिल्कुल है, ये चीज बड़ा है। और तो यहाँ पे ये बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे K2 बच जाएगा, मतलब BT की वैल्यू कितनी आ रही है, BT की वैल्यू आ जाएगी A0 K1 बाय नीचे K2 बचेगा, और इनटू e की पावर, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ये नेगलेक्ट हो जाएगा ना, e की पावर माइनस K2t यहाँ पे नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो बड़ा है, तो e की पावर माइनस K1t आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा बेटा। ठीक है, अच्छा, अब ये देखो, यहाँ से और डायरेक्टली तुम यहाँ पे कर सकते हो, A0 इंटू ई की पावर माइनस K1t, A0 इंटू ई की पावर माइनस K1t क्या है, AT के बराबर है, मतलब मैं A0 इंटू ई की पावर माइनस K1t को AT लिख सकता हूँ, तो दिस इम्प्लाइज BT इट इज इक्वल टू K1 अपॉन K2 इंटू AT। देख लो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे A0 इंटू ई की पावर माइनस K1t किसके बराबर है, AT के बराबर है ना, तो उसी को उठा के यहाँ पे लिख दिया, K1 बाई K2 बाहर है। अच्छा, और ये देखो, K1 इज वेरी वेरी लेस देन K2, ऐसा है, मतलब K2 बहुत ज्यादा है, K1 बहुत छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि K1 अपॉन K2 इज वेरी वेरी लेस देन 1, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। इसका मतलब जो अपन लिख रहे हैं कि BT अपॉन AT विच इज इक्वल टू K1 अपॉन K2 इज वेरी 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 लेस देन 1, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि BT इज वेरी वेरी लेस देन AT।
तो फिर से आपने बी और ए को कंपेयर कर लिया मैथमेटिकली, एकदम देखो स्टेप वाइज है, तो आराम से इसको देख लो, कोई दिक्कत हो तो फिर इसको समझो, बट आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बीटी इज वेरी वेरी लेस देन 80, ये आराम से आपको दिखाई दे रहा है एक्सप्रेशन में। तो पिछली बार बीटी 80 से ऊपर आ गया था तो हमने ऊपर बनाया था, इस बार बीटी और 80 को नीचे बनाना पड़ेगा। सीटी तो हमेशा इंक्रीज करेगा बेटा ना, सीटी जो है सीटी विल ऑलवेज कीप ऑन इंक्रीजिंग, सीटी हमेशा इंक्रीज ही करेगा। तो इसको बना देते हैं ग्राफिकली भी, ये पहले लॉजिकली देख लेते हैं, मैथमेटिकली आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको मैंने बस 80 कन्वर्ट कर दिया और बाकी फिर से वही अप्रोक्सीमेशन लेके आ गया, तो बीटी इज कमिंग वेरी वेरी लेस देन 80 ऐसा निकल के आ रहा है। अब इसी चीज को लॉजिकली समझते हैं और फिर ग्राफिकली भी वहां बना देंगे। तो लॉजिकली देखो K1 इज वेरी वेरी लेस देन K2 है ना, ऐसा ही, मतलब ये छोटा है वो बड़ा है, इसका मतलब A से B वाली जो रिएक्शन है ये क्या है, ये स्लो है इस बार, और B से C वाली रिएक्शन जो है ये क्या है, फास्ट। तो मतलब ये बहुत धीरे होता है और ये बहुत तुरंत हो जाता है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि बीटी का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही लेस, और वो इतना लेस है कि जितना हो कि वो फॉर्म नहीं होता उससे जल्दी वो बिखर जाता है, आगे टूट जाता है, ऐसा हो जाता है, सी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए बीटी जो है हमेशा 80 से कम होगा। बात समझ में आया? ये फास्ट चल रही है रिएक्शन, ये स्लो चल रही है, तो जितना वो बनता है वो देर में, उतने देर में वो तुरंत खत्म भी हो जाता है, उससे ज्यादा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बन धीरे धीरे रहा है, खत्म जल्दी हो रहा है, तुरंत बनता है और तुरंत खत्म हो जाता है, ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए जो है बीटी 80 से यहाँ पे छोटा आ रहा है, लॉजिकली भी आप ये ऐसा बोल सकते हैं। ग्राफिकली ग्राफ में कैसा दिखाई देगा उसको भी देखो। तो ग्राफ में इस बार ऐसा दिखाई देगा, ग्राफ में इस बार ऐसा दिखाई देगा बेटा, अगर मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम खींचूंगा तो ए जो है वो तो डिक्रीज करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि ए बी के ऊपर है तो मैं इस बार उसको ए के बी के ऊपर रखूंगा और कुछ इस तरह से उसको दिखाऊंगा डिक्रीज करता हुआ। दिस इज माय 80। बी जो है 0 से स्टार्ट होगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन ए को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो बी जो है कुछ मैं इस तरह से दिखाऊंगा। है ना, तुरंत, क्योंकि वो फॉर्म होता है खत्म हो जाता है बीटी। और सी जो है वो तो इंक्रीज ही कर रहा है, और उल्टा बहुत ज़्यादा वो इंक्रीज कर रहा है, जैसी फॉर्म होता है बी वैसी वो सी भी फॉर्म हो जाता है। तो सी तो भैया इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करेगा तो उसको अपन इस तरह से दिखाएंगे। थोड़ा सा लाइन को यहाँ पीछे कर लेना बस, क्योंकि जब बी फॉर्म होगा उसके बाद ही, तो हल्का सा इसको मैं बना देता हूँ। ये बीटी हो गया, ये मेरा सीटी हो गया। तो दिस इज द मैथमेटिकल कर्व जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इस केस को, केस नंबर 2 को, है ना। तो बी फॉर्म हो रहा है लेकिन वो तुरंत खत्म हो जाएगा, और सी फॉर्म होता रहेगा क्योंकि सी तो प्रोडक्ट ही है, और ए डिक्रीज करेगा लेकिन बी के नीचे ही रहेगा। तो ये हुआ तुम्हारा कॉम्प्लिकेशन इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, पैरेलल, रिवर्सिबल एंड कंसेक्यूटिव। तो कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड चीजें खत्म हो गई। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको कराते हैं कोलिजन थ्योरी के ऊपर, जो कि ट्रांजिशन थ्योरी ही है, बस उसमें थोड़ा सा जो टर्मिनोलॉजी है उसको थोड़ा सा समझ लो एक बार, उसको खत्म करके आपका
केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर आज का खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो कोलिजन थ्योरी जो है उसको समझो कि वहाँ पे क्या क्या बोला गया है। हालांकि मैंने वो पॉइंट्स की फॉर्म में तुमको ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के टर्म में लिखाया था, बट थोड़ा सा एक बार उसको देख लो। और कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी में जब मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, है ना, या कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, टकराने वाली चीज को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और उसके रिलेटेड में जो ग्राफ बन रहा होता है उसी को नाम दिया गया है बोल्ट्जमैन कर्व। तो बोल्ट्जमैन कर्व तुम लोग को याद होगा, तुमको मैंने पहले गैसीय स्टेट में भी कराया था, है ना। वहाँ पे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जो आरएमएस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वहाँ पे उस चीज़ को लेके जो है तुमने कर्व देखा है कि टेम्परेचर और मास बढ़ा के जो है कैसे कैसे कर्व में चेंज आता है। बट यहाँ पे कोलिजन थ्योरी में आप लोग मॉलिक्यूल्स कैसे कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, उसको आपको समझना है। अच्छा, गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो जब टकराएंगे, मतलब इधर है, मान लो कि इधर है ना, टकरा रहे हैं, ऐसा चल रहा है, तो इसको हम लोग कोलिजन नाम देते हैं ना। गैसेस में हम लोग कोलिजन जनरली नाम देते हैं। लेकिन लिक्विड्स के केस में, लिक्विड्स के केस में कोलिजन नहीं बोलते हैं। लिक्विड्स के केस में क्या बोला जाता है? एनकाउंटर। एनकाउंटर। तो ये मत बस समझ लेना कि भाई ये वो एनकाउंटर तो नहीं जो कर्नाटका का पुलिस और बाकी जो पुलिस है वो करती रहती है, वैसी चीज़ नहीं है ये, है ना। एनकाउंटर टर्म है। लिक्विड्स में जब कोलिजन चल रहा होता है उसको एनकाउंटर बोलते हैं, गैसेस में चलता है तो उसको कोलिजन बोलते हैं। देखो कोलिजन थ्योरी में क्या है कि हम लोग रेट कांस्टेंट से चीज़ों को डिफाइन करते हैं। रेट कांस्टेंट एक्चुअली में है क्या, जिसको हम लोग के बोलते हैं, वो क्या? इट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन पर सेकेंड पर मोल। जब देखो आप R इजिकल टू के A⁻1 जैसे मान लेके बोलता हूँ, तो पर कंसंट्रेशन पर टाइम जा रहा है कि नहीं। तो K जो है रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग पर सेकेंड में देख रहे हैं, और पर मोल मतलब सबका कंसंट्रेशन जो है वो अगर 1 मोलर हो गया, द कंसंट्रेशन इज 1 मोलर। कंसंट्रेशन कितना है? 1 मोलर हो गया। और टाइम कितने टाइम के लिए आप जब ऑब्जर्व कर रहे हैं? 1 सेकेंड के लिए। तो तब जो कोलिजन से उसकी बात चल रही है। तो देखो जो रेट होगा, जो स्पीड होगा टकराने की, ऑब्वियसली किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा, जो स्पीड होगा, वो डिपेंड करेगा कि भाई वहां पे कोलिजन्स कितने चल रहे हैं। अगर मान लो A प्लस बी करके C अगर बन रहा है, तो जब तक ये कोलिजन नहीं होगा तब तक C बनेगा कैसे? तो इसका क्या मतलब है कि जो K है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स। और क्योंकि हम पर सेकेंड की को लेके बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है यहाँ पे हम पर सेकेंड को लेके बात कर रहे हैं, जिसको फिर हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। F से रिप्रेजेंट कर देता हूं ना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी कोलिजन्स हो रहे हैं वो सारे के सारे जो कोलिजन्स हैं उससे मुझे प्रोडक्ट मिल जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल। ये भी बात मैं ट्रांजिशन थ्योरी के पॉइंट में तुम्हें लिखा चुका हूं। तो जो K होता है वो ऐसा नहीं कि जितने भी नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल अपन बोल सकते हैं। एग्जैक्टली पूरा वैसे नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी। तो K विल बी प्रोपोर्शनल टू
fraction of molecules having energy equal or greater than threshold energy. तो कितने जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करेगा तुम्हारा रेट, क्योंकि सारे के सारे कोलिजन्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं होता है केमिकल रिएक्शन में। इफेक्टिव कोलिजन्स की हमें हमेशा बात करनी है, मतलब के इज प्रोपोर्शनल टू नॉट द नंबर ऑफ कोलिजन्स बट इफेक्टिव कोलिजन्स, है ना। मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये कौन सा पार्ट मेरे को बता रहा है, ये इफेक्टिव कोलिजन्स वाला पार्ट बता रहा है। और इफेक्टिव कोलिजन्स वाला जो पार्ट है वो जो आरएनएस इक्वेशन है उसमें कौन सा फैक्टर है, ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, क्योंकि एनर्जी के टर्म में हमको चाहिए। जब तक एनर्जी एक पर्टिकुलर तुम्हारे पास नहीं है तब तक तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि भाई वो कन्वर्ट होगा, क्योंकि ईटीएस लेवल के बाद ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी प्रोफाइल में तुमने पढ़ा है। तो जैसे अगर मैं बोल्ट्जमैन जो लॉ है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है तो कुछ मॉलिक्यूल्स इस वेलोसिटी से जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल उस वेलोसिटी से जाते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे बोल्ट्जमैन लॉ को यूज कर सकते हैं एनर्जी को लेते हुए। तो अगर मैं बात करता हूँ कि एनर्जी वर्सेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको dN by dt भी बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरह से कर्व दिखाई देता है। मान लो ये जो एनर्जी है ये है तुम्हारा ईटीएच लेवल। तो ईटीएच लेवल के बाद ही तुमको क्या मिलेगा, ईटीएच लेवल के बाद ही तुमको इफेक्टिव कोलिजन देखने को मिलेंगे। उसके पहले तुमको इफेक्टिव कोलिजन देखने को नहीं मिलेगा बेटा। इफेक्टिव कोलिजन कम्स इनटू द पिक्चर ओनली आफ्टर द ईटीएच लेवल। तो कोलिजन इधर भी हो रहा है, कोलिजन इधर भी हो रहा है, लेकिन उससे प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो इफेक्टिव कोलिजन तभी मिलेगा जब एक एनर्जी के बाद वो चीज होगी। तो K इज प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर इक्वल टू ईटीएच लेवल, जिसको बोला जाता है कि K इज प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, है ना। ये वाला फैक्टर जो है वो उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, एनर्जी वाले फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यही बोल्ट्जमैन लॉ बोलता है कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करेंगे तो इसी तरह से कराएंगे कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी है, कुछ की इतनी है। मतलब जैसे वेलोसिटी वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड थी तो वेलोसिटी से ही एनर्जी आती है, तो एनर्जी भी उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहेगी कि कुछ की इतनी है, कुछ की इतनी है। लेकिन जिसका एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा एनर्जी है वही क्या है कि सी दे सकता है ए और बी मिला के। तो ये तो दो फैक्टर हुए, इसको एफ से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको ई की पावर माइनस ए बाय आर टी से रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन तुमने देखा कि वहां पे जब हमने आर्डिनियस इक्वेशन यूज किया है बेटा, तो वहां पे हमने एफ करके नहीं बोला है ना। वहां पे हमने क्या बोला है, ए इंटू ई की पावर माइनस ए बाय आर टी। तो ये ए क्या है, ए जो आर्डिनियस फैक्टर हम लोग बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर हम बोलते हैं, एक्चुअली में कोलिजन फ्रीक्वेंसी के साथ साथ तुमको प्रॉपर ओरिएंटेशन का फैक्टर भी पिक्चर में लेना होता है ना। तो उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि मतलब किस डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं।
ये जो K है इट इज ऑल्सो, K है मतलब K है नहीं, K है मतलब कि रेट कांस्टेंट। तो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉपर ओरिएंटेशन फैक्टर। इसका मीनिंग क्या है उसको भी समझाता हूँ, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब है कि ओरिएंटेशन मतलब क्या, डायरेक्शन। जैसे मान लो ये A है ये B है, मिला के C देना है, इसमें कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन चल रहा है अच्छा खासा एक कंटेनर में, एनर्जी भी इसकी जो है वो अप्रोप्रिएट है, एनर्जी अप्रोप्रिएट है ना, नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो भी अप्रोप्रिएट है। लेकिन ये भाग रहा है तिरघट और ये भाग रहा है बिरघट। जब ये तिरघट और बिरघट भागेगा है ना, मतलब एक ऐसा डायरेक्शन में नहीं भागेगा कि वो कोलाइड करेगा, जब ये तिरघट और बिरघट भागेगा तो भैया यहाँ पे कोलिजन होगा कैसे। तो एक पर्टिकुलर सिस्टम में नंबर ऑफ कोलिजन्स मायने रखते हैं, लेकिन कोलिजन का मतलब है कि आपस में कोलिजन, ना कि बाउंड्री वॉल के साथ कोलिजन। ठीक है, तो कोलिजन का मतलब होना चाहिए कि आपस में कोलिजन, मतलब डायरेक्शनल जो चीजें हैं वो मेंटेन होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। अगर ये ऐसा हुआ कि एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, सब कुछ है और ये आपस में डायरेक्शन में स्ट्रेट फॉरवर्ड हिट भी कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पे कोलिजन हो जाएगा, और कोलिजन हो जाएगा तो अपना सी जो है वो फॉर्म भी हो जाएगा। तो दिस इज प्रॉपर ओरिएंटेशन फैक्टर की आपको ओरिएंटेशन का ध्यान रखना पड़ता है कि डायरेक्टली वो अप्रोच करे, और इसीलिए बोलते हैं कि K जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू F इंटू E की पावर माइनस EA/RT इंटू P। इसको कभी कभी Z भी बोल दिया गया है किसी किसी किताब में, एनर्जी वाले फैक्टर को। और ये P और F करके, P मतलब, और ये कब इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे मान लिया दो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में कोलाइजन कर रहे हैं, तो ये तो फिर भी चांस है कि रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन मान लिया दो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत ही बल्कियर ग्रुप है, जैसे तुम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो बेटा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ना, इधर बेंजीन रिंग, उधर ये रिंग, उधर ये रिंग, इधर फलाना रिंग, इतने ढेर सारे मतलब रिंग आ जाते हैं। तो वहां पे एक प्रॉपर, जब तक डायरेक्शन नहीं होगा, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा, तो भले वो आमने सामने भी अप्रोच करेंगे तो हो सकता है रिएक्शन ना हो सकता है आमने सामने से हटके थोड़ा सा ऐसे करके उसको अप्रोच करना था, है ना, ऐसे अप्रोच नहीं करने के बजाय थोड़ा सा स्टेरिक ग्रुप ऐसा लगा हुआ है, वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस है ना, बहुत ढेर सारे वहाँ पे फैक्टर आ जाते हैं। तो जब इतने ढेर सारे फैक्टर आ जाते हैं तो डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये तो फिर भी बहुत सिंपल सा केस है कि मैंने कोई ऐसा बेंजीन ग्रुप और स्टेरिक हिंड्रेंस ग्रुप, ऐसा कुछ हिंड्रेंस ग्रुप वहाँ पे नहीं लगाया, वहाँ पे नॉर्मल ग्रुप मैंने लगाया हुआ है। तो इस वजह से जो है आराम से यहाँ पे तो फिर भी चांस है कि हो सकता है रिएक्शन। लेकिन जब बेंजीन वाला जो ग्रुप होता है या कुछ ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स आ गए, एमिनो एसिड्स आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, ये सब कुछ आ गया, तो वैसे केसेस में क्या होगा, वैसे केसेस में आपको एकदम प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए होगा। तो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये है, और F और P को फिर एक साथ कर देता है तो बन जाता है K इट इज इक्वल टू A E की पावर माइनस EA/RT। ये फैक्टर जो है बन जाता है K इज इक्वल टू A E की पावर माइनस EA/RT, एंड दिस इज कॉल्ड Arrhenius equation. This is called Arrhenius equation. तो आई होप कोलिजन थ्योरी वाला जो पार्ट है वो तुमको एकदम अब समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी इक्वेशन जो है वहाँ पे इन्वॉल्व है और किस किस तरीके से तुमको काम वहाँ पे करना है। तो केमिकल काइनेटिक्स का पूरा चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है, और लास्ट में हमने एग्जैक्ट जो वहाँ पे चीज़ें हैं उसको भी थोड़ा बता दिया कि प्रॉपर ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या है। जब मान लिया बल्कियर ग्रुप टाइप की चीज़ें चल रही हो तो वहाँ पे आपको डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा
ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके जो है आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो आई होप तुमको काफ़ी मज़ा आया होगा केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में। और इसके क्वेश्चन लगाओ, पैकेज के क्वेश्चन लगाओ, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाओ, खूब प्रैक्टिस करो, जो पढ़ाया उसको बार बार देखो, बार बार रिवाइज करो, है ना। मार्गदर्शन के ऐप पे सारे लेक्चर जो है आ गए हैं, तो उसको देखो केमिकल काइनेटिक्स के। अगली क्लास जब होगी तो उसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज के लिए